Hello children. Previous lecture we discussed about the first chapter of rise of nationalism in Europe. In this chapter we discussed the first topic, the French Revolution and the idea of nation. पिछले लेक्चर में मैंने इस पॉइंट के बारे में आपको बताया था। उससे पहले मैंने कहा था कि इस चैप्टर को 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। 6 पार्ट में आपको पहला पार्ट मैं पिछले लेक्चर में आपको बताया था फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, किस प्रकार 1789 में फ्रेंच में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ फ्रांस में, और उस रेवोल्यूशन से कहीं ना कहीं मोनार्की को ख़त्म किया गया। मोनार्की को ख़त्म करके वहाँ डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया गया। उस 1789 के बाद क्या चेंजेज हुए हैं फ्रांस में, किस प्रकार चेंज हुए हैं, वो मैंने कल आपको डिस्कस किया था। मेजर चेंजेज ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन के अकॉर्डिंग मैंने आपको कुछ पॉइंट बताया था कि धीरे धीरे डेमोक्रेसी आई है फ्रांस में। उसके आगे फिर मैंने कल ही आपको लेक्चर में मैंने आपको नेपोलियन कोड के बारे में बता दिया था कि 1799 में नेपोलियन डिटेक्टर बन गया था फ्रांस का, और 1804 में वह पूरी तरह डिटेक्टर बन गया। उसके डिटेक्टर बनने से फ्रांस को हालांकि फ़ायदे ही हुए, क्योंकि उसके समय में बड़े अच्छे अच्छे सुधार देखने को मिला। उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट मैंने कल आपको पढ़ाया था, लेकिन पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ साथ उसके कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी रहे हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट में क्या हुआ, उसने जो ऊपर के अपर वर्ग के थे, अपर ग्रुप के थे, उनके लिए बेहतर कार्य जरूर किया, लेकिन थर्ड स्टेज जो थर्ड ग्रुप था वो कहीं ना कहीं नेपोलियन द्वारा किए गए कार्य से सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ये 3 पॉइंट उनके लिए बड़ा निगेटिव पॉइंट क्रिएट कर रहा था। तो कुछ पॉजिटिव पॉइंट थे, कुछ निगेटिव पॉइंट। ये जो निगेटिव पॉइंट है यही कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रेवोल्यूशन यूरोप में क्रिएट किया। 1814-15 में 14-15 में मैंने बताया था यूरोप के अन्य राष्ट्र मिलकर वाटरलू की लड़ाई लड़े थे। उस वार में, बैटल ऑफ वाटरलू में, यूरोप के अन्य देशों ने नेपोलियन को हराया था, और फ्रांस में एक बार फिर मोनार्की को इस्टेब्लिश किया। मोनार्की के इस्टेब्लिश होने से एक बार फिर फ्रांस में डिक्टेटरिज्म जैसी भावना आई, लेकिन इस बार डिक्टेटर खुद मोनार्की था। तो ये पहला टॉपिक था जिस टॉपिक के अकॉर्डिंग मैंने आपको ये टॉपिक डिस्कस किया था। इसी चैप्टर में सेकेंड टॉपिक है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। किस प्रकार फ्रांस में जो नेशनलिज्म का डेवलपमेंट हुआ वो यूरोप में किस प्रकार आया, आइए डिस्कस करते हैं उस पॉइंट को। जैसे आपको पता है यूरोप में बहुत देश हैं, अनगिनत देश हैं, और उन सारे देशों में केवल और केवल अधिकतर मोनार्की इस्टेब्लिश की थी। टिल द मिड 18th सेंचुरी देयर वेयर नो नेशन स्टेट। कहीं राष्ट्र की भावना थी ही नहीं। जितने भी देश थे, जितने भी देश यूरोप के थे, वहाँ सबके जगह सबके पास केवल और केवल मोनार्की था, राजा महाराजा थे, उन्हीं का राज चलता था। तो 18th सेंचुरी के आसपास जो स्ट्रक्चर था, मतलब यूरोप में जो स्ट्रक्चर बटा वो 2 पार्ट में था। एक था एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, और दूसरा जो पार्ट है वो पीसेंट्री था। एरिस्टोक्रेसी मीन्स उस देश में, यूरोप के देशों में एक उच्च वर्ग था, बहुत बड़ा वर्ग। उच्च वर्ग कहने का मतलब इसमें धनी लोग, अधिक ये लोग थे। दूसरा जो वर्ग था वो पीसेंट्री का था, इसमें गरीब वगैरह रहते थे। तो 2 पार्ट में यूरोप का जो समाज था वो 2 पार्ट में टूटा हुआ था। एक एरिस्टोक्रेसी था और दूसरा पीसेंट्री था। एरिस्टोक्रेसी में कैसे कैसे लोग आते थे, हाई क्लास एंड लॉर्ड, जितने भी अमीर वर्ग हैं, लॉर्ड हैं, वो सब इस ग्रुप में आते थे। संख्या कम थी, संख्या कम, लेकिन संपत्ति उनके पास, पैसा बहुत ज़्यादा था। डोमिनेटिंग, दोनों को दबा के रखते थे सबको। ऑल राइट, सारे अधिकार। एरिस्टोक्रेसी के अंतर्गत जितने भी लोग थे यूरोप में, वो अधिकतर यही उनको 4 क्वालिटी मिली हुई थी, वही एरिस्टोक्रेसी ग्रुप था। दूसरा था पीसेंट्री। इसमें क्या था, गरीब थे, लो लेस लैंडलेस, बहुत गरीब इंसान, किसान अधिकतर, ज़्यादा पॉपुलेशन और नो राइट, इनको कोई अधिकार नहीं दिया गया। तो यूरोप के हालात 18th सेंचुरी में कुछ इस प्रकार के थे। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे यूरोप में कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, औद्योगिकीकरण धीरे धीरे शुरू हुआ, और इस औद्योगिकीकरण से एक नया ग्रुप एमर्ज हुआ, एक नया समूह एमर्ज हुआ। इसी को बोलते हैं द न्यू मिडिल क्लास। कैसे लोग थे, एजुकेटेड, पॉपुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, डॉक्टर, टीचर्स। इस प्रकार का यूरोप में एक नया वर्ग डेवलप किया इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से, और इसी ग्रुप को बोलते हैं लिबरल नेशनलिज्म।
इन लोगों ने क्या किया, जब ये अपने पद पे पहुंचे तो इन्होंने देखा कि यूरोप में जो पीसेंट्री ग्रुप है इनको बहुत दिक्कत हो रही है, उनको ना कोई अधिकार ना कोई राइट है, बेचारे किसान है, गरीब है, ना कुछ पैसा है, ना कुछ जमींदार के हाथों ये बिके हुए हैं पूरी तरह से। ये उनकी परेशानियों को समझे और इन लोगों ने एक प्रकार का यूरोप के हर एक देशों में एक प्रकार का रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, क्योंकि इनका मानना था कि पीसेंट्री ग्रुप के लोगों को भी कुछ अधिकार मिलना चाहिए और इसलिए इन्होंने एक संगठन तैयार किया। ये बात केवल यूरोप के एक देश की नहीं थी, ये यूरोप के सारे देशों की थी कि ये मिडिल क्लास के लोग अब पीसेंट्री के लोगों को अधिकार देने के लिए ये लिबरल नेशनलिज्म कुछ प्रकार की मांगे करते थे। क्या मांग थी, डिमांड क्या थी? इंडिविजुअल फ्रीडम, भाई सबको स्वतंत्रता दीजिए, आप लोग केवल और केवल एरिस्टोक्रेसी को अधिकार देते हैं, तो वो अधिकार जो एरिस्टोक्रेसी को आपने दिया वो पीसेंट्री ग्रुप को भी दीजिए। इंडिविजुअल फ्रीडम, सभी को फ्रीडम दीजिए। इक्वलिटी बिफोर लॉ, कोई भी नियम या कोई भी कानून जब आप बनाते हैं तो उस कानून से पहले इक्वलिटी की भावना होनी चाहिए, यानी आप जो कानून एरिस्टोक्रेसी के लिए बनाते हैं वही कानून पीसेंट्री की तरफ भी होना चाहिए। गवर्नमेंट बाय कंसेंट, कोई भी कार्य करिए किसी प्रकार का तो गवर्नमेंट उसमें जरूर इन्वॉल्व होना चाहिए और गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो कार्य होना चाहिए। तो ये लिबरल नेशनलिज्म ये किसान गरीबों के लिए बड़ा अच्छा कार्य किया और ये उनकी डिमांड थी इसको करने के लिए। इन्हीं के योगदानों से कुछ सुधार किए गए, इसीलिए इन्हीं के ग्रुप को ज्वेलरियम भी बोलते हैं, जिसके तहत कस्टम यूनियन 1834 में लाया गया, जो मैंने आपको बताया था। कस्टम के बारे में पीछे भी डिस्कस किया था कि कस्टम एक टैक्स होता है, जो कस्टम टैक्स दिए जाते थे, तो जब यूटिलाइजेशन हुआ, एकीकरण हो गया, तो उसके लिए किसी प्रकार का एक देश में कोई टैक्स नहीं लगता था। तो इस प्रकार एक कानून बनाया गया, एबोलिश टैक्स बैरियर, टैरिफ बैरियर सॉरी, जो एक दूसरे के क्षेत्र में व्यापार करते थे, टैरिफ जो टैक्स लेते थे उस प्रकार के टैक्स को ख़त्म कर दिया। एबोलिश 28 to 30 करेंसी, पता चले फ्रांस में जितने डिस्ट्रिक्ट थे सबकी अपनी अपनी करेंसी थी, रसिया जितने थे सबकी अपनी अपनी करेंसी, ऑस्ट्रिया जितने सबकी अपनी अपनी करेंसी। तो इसने क्या किया, कम से कम 28 से 30 करेंसी को ख़त्म करवा दिया। ये जो वेरियन ग्रुप, यही लिबरल नेशनलिज्म है, जिनके करने की वजह से ये सारे सुधार लाए गए हैं यूरोप के देशों में। इनके इस कार्य से पीसेंट्री ग्रुप को निश्चित तौर पे कुछ अधिकार मिला है, लेकिन इस लिबरल नेशनलिज्म के खिलाफ एक और ग्रुप खड़ा हो गया और वही ग्रुप है आपका कंजर्वेटिज्म। एक तरह से समझिए सेम एज मोनार्की, ये मोनार्की की तरह है, यानी एरिस्टोक्रेसी की तरह है, क्योंकि जब आप किसी को कोई अधिकार दे देते हैं तो आप उनके अधिकारों को इतने आसानी से नहीं छीन सकते। तो ये एरिस्टोक्रेसी जो ग्रुप है यही एक प्रकार का ग्रुप है कंजर्वेटिज्म, क्योंकि ये अपने अधिकारों को खोना नहीं चाहते थे और दो अधिकार अब लड़ रहे हैं। लिबरल नेशनलिज्म लड़ रहा है पीसेंट्री के साथ और दूसरा ये एरिस्टोक्रेसी लड़ रहा है कंजर्वेटिज्म के साथ। यही लड़ाई यूरोप में शुरू हुई है और वही कहा गया है रेवोल्यूशन इन यूरोप, नेशनलिज्म यूरोप। तो ये सेकंड टॉपिक था आपका, जो फर्स्ट चैप्टर में सेकंड पार्ट मैंने करवाया था, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो ये टॉपिक आपका ख़त्म हुआ। इसके अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। पहले क्या 18th सेंचुरी में किस तरह प्रकार का स्ट्रक्चर था पूरे यूरोप के समाज का, उसमें कौन कौन सा ग्रुप पार्टिसिपेट किया, कि कौन सा ग्रुप एमर्ज हुआ और उसने किस प्रकार का कार्य किया, किस प्रकार का डिमांड था, ज्वेलरियम कौन सा ग्रुप कहलाता है और कंजर्वेटिज्म कौन सा ग्रुप कहलाता है। ये है कुछ टॉपिक, तो ध्यान में रखिएगा, ये सारे हेडिंग है, ये सेकंड टॉपिक के अंतर्गत है। नेक्स्ट टर्म पे जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसमें थर्ड टॉपिक आपका ले जाऊंगा, द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 to 1848। कोशिश करूंगा बच्चे कि नेक्स्ट टर्म पे मैं दो टॉपिक डिस्कस कर दूं, 1830 to 1848 भी डिस्कस करूंगा और द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, ये दोनों टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा। दो वीडियो और आपका बनेगा, एक वीडियो में ये दोनों टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा और एक वीडियो में ये दोनों टॉपिक। जिस प्रकार मैंने डिवाइड किया था ये सारा टॉपिक किस प्रकार कहाँ क्या डिफाइन किया, इसी तरह आप नोट डाउन इसे कर लीजिएगा, ये आगे हेल्प करेगा, क्योंकि जब थर्ड टॉपिक मैं इसका पढ़ाऊँगा, थर्ड और फोर्थ टॉपिक। ओके, थैंक यू।